अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं भारत से रोहित शर्मा। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप भी आए, थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे सर, एक और समिट जो है वो होने जा रही है, जिसकी अभी आप लोग जो है वो जिक्र भी कर रहे थे। नॉर्डिक, ऐसे ही कहते हैं मेरे ख्याल है, यही प्रोनाउंसिएशन है। नॉर्डिक समिट जो है नॉर्वे में होने जा रही है, थर्ड नॉर्डिक समिट है ये। तो सबसे पहले जो है वो मैं रोहित आपकी तरफ चलूंगी, थोड़ी सी इसकी डिटेल बताइएगा कि ये क्या है और ये थर्ड समिट होने जा रही है और इसमें मोदी जी भी होंगे शायद, इफ आई एम नॉट बिल्कुल रॉन्ग। सही। देखिए, नॉर्डिक कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजों से। एक तो वो नेविगेबल रूट है नॉर्ड का, ठीक है। वो नेविगेबल रूट जो है वो हमें रास्ता देता है रशिया के लिए एक्सेस, और वहीं से तेल आना भी है, नॉर्थ से आना है, वहीं से हमें हथियार भी आने हैं। और बहुत सारे हथियार जो हैं वो ऐसे हैं जो कि बाय सी ही आते हैं, बाय एयर आने में बहुत महंगे पड़ते हैं। तो हम बाय सी उन रूट्स को प्रेफर करते हैं। नॉर्डिक समिट एक और चीज के लिए है, क्योंकि अटलांटिक सामने है और अटलांटिक पे हर आदमी अपना, हर कंट्री अपना ये दिखाना चाहता है कि हम नॉर्डिक समिट है, हम नॉर्ड एरिया में हैं, स्कैंडिनेवियन एरिया बोलते हैं उसको, स्कैंडिनेवियन एरिया में हैं, तो हमारा वहां पे भी वो है। और दूसरा, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। अब यहाँ पे टिम्बर है, यहाँ पे दूसरे मिनरल्स हैं, हमें वो मिनरल्स मिलते हैं। ये इसमें, और ये कंट्रीज हमारे साथ रिलेशंस रखना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो नॉर्डिक समिट जो है इससे पहले, बहुत पहले हुई थी, अब हम दूसरी नॉर्डिक समिट की ओर चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे आदमी हैं, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इस नॉर्डिक समिट को तरजीह दे रहे हैं। तो ये बात करें कि नॉर्डिक समिट क्या करेगी, प्राइम मिनिस्टर क्यों वो कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यूरोप को अपने साथ ले सकते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, 5 नॉर्डिक कंट्रीज होंगे इसमें, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। अगर आइसलैंड डेनमार्क तक पहुंचे तो आप अपने आप ग्रीनलैंड को भी साथ ले लेते हैं, क्योंकि वो डेनमार्क का पार्ट है। तो इस पूरे एरिया में आपका एक अच्छा अच्छा अलायंस बन जाता है। दूसरी चीज, इसमें कहीं कहीं आइसलैंड, लीस्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी आपको दिखते हैं। और ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, तो हम इनके साथ बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा। ये रादर देन कि हम उन कंट्रीज से अलाइन करें जो कंट्रीज पहले से एक्सप्लोर्ड है। ये भी एक्सप्लोर्ड है, नो डाउट अबाउट, लेकिन यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अभी तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स सबके, हम इनके साथ, हम कुछ उन कंट्रीज में जो ग्लोबल साउथ भी चलाते हैं और नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भी बातचीत करते हैं। तो ये एक बढ़िया हमारे लिए वो है। इस समिट को ये 43 साल बाद इन एरियाज में, नॉर्डिक कंट्रीज में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचा। 43 ईयर्स के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1983 में गई थी। इस समिट का एजेंडा जो होगा वो यूएस इजराइल वॉर होगा ईरान पे। साथ में हम, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो भी बातचीत कर रही है टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, ग्रीन ट्रांजिशन पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सस्टेनेबल एनर्जी पे, ब्लू इकोनॉमी पे, डिफेंस पे, एयर स्पेस पे एंड आर्कटिक पे। आर्कटिक में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज, तो हम उन मिनरल रिसोर्सेज पे बात कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में हो जाएगा, 50% उनका, 50% या 30% हम, 70% उनका, लेकिन हम इस पे कर सकते हैं। और एक बड़ी कंपनी है स्वीडन की वोल्वो है, इकिया है, फिनलैंड की नॉर्वे है, और सॉरी नोकिया है, ये सब भी हम बात करेंगे। 10%, इस एरिया के 10% शिपिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का पार्ट हम हैं। हम इनके 10% शेयर बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम इसे 25% पे ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। साथ में हम लोग की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिशिंग है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पे हम बात करेंगे। नॉर्थ के थ्रू गैस भी जाती है, गैस के भी रशिया से आती थी, उसको उड़ा दिया गया। ब्लू इकोनॉमी, नॉर्वे की स्ट्रेंथ ब्लू इकोनॉमी है, मतलब शिपिंग और ये वो। हम ब्लू इकोनॉमी में बात करेंगे। हम लोग नहीं हैं इनके साथ एक बड़ा ट्रेड, ये टोटल मिला के नॉर्डिक कंट्रीज $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, और इनके साथ हमारा ट्रेड जो है बहुत
इन द सेंस कि हमारे साथ इनका ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। बहुत एक बड़ा डायस्पोरा हमारा, प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं डायस्पोरा को जरूर टारगेट करते हैं। डायस्पोरा के साथ हमारी अच्छी मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की। और अब एफडीआई की भी बात चल रही है। $100 बिलियन एफडीआई अगले 15 साल में हम टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास आ सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड समिट, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा रह सकता है। हम इन पर हमें बहुत उम्मीदें हैं इससे। बिल्कुल, लेकिन जैसे खैर बहुत उम्मीदें हैं, जैसे रोहित जी ने बताया, तो डॉक्टर साहब आप भी यही समझते हैं इस समिट को बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है और इससे काफी फायदा होने वाला है? देखिए रोहित दादा ने इसको बहुत अच्छे से बता दिया। नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इनको कहते हैं। ये यूरोप के नॉर्थ में जो कंट्रीज पड़ती हैं, 5 देशों का समूह है। फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड आइसलैंड, ठीक है ना। तो ये कंट्रियां जो हैं, ये अगर आप ग्लोब को देखें तो ये नॉर्थ में पड़ती हैं। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें पड़ती है। ये आर्कटिक के पास है। आपको पता है 2 पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ पोल है उसको आर्कटिक कहते हैं, साउथ पोल को अंटार्कटिक कहते हैं। तो आर्कटिक के पास जो है बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं जो मिनरल्स के, जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं। आर्कटिक का एरिया एक ऐसा एरिया है जो किसी की कंबाइंड सोवरेनिटी नहीं है वहां पे। आर्कटिक जो जोन है, जो एरिया है, उसको 7 कंट्रियां मिल के चलाती हैं थ्रू एन आर्कटिक चार्टर, आर्कटिक ट्रीटी। उस ट्रीटी में, उस एरिया में 7 या 8 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिनकी कंबाइंड सॉवरेन क्लेम्स हैं, जिनके सॉवरेन राइट्स हैं। उनमें है रशिया, कनाडा, अमेरिका और ये नॉर्डिक कंट्रियां जो हैं, ये सारी अपनी उनकी सॉवरेन क्लेम है। उसके अलावा आर्कटिक के जो रिसोर्सेज हैं उसमें आर्कटिक के गवर्नेंस सर्कल में इंडिया भी एक ऑब्जर्वर की हैसियत रखता है। एक ऑब्जर्वर की तरह वहां पे वो पहुंचा हुआ है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नॉर्डिक कंट्रियां थी और जो आर्कटिक का गवर्नेंस था, उसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा था, बहुत एग्रेसिव रोल प्ले कर रहा था। सो जब से रशिया का यूक्रेन पे अटैक हुआ है, ये जो नॉर्डिक कंट्रियां हैं, इन सब की पास्ट जो है वो रशिया से मिलती है। जैसे फिनलैंड 1925 तक रशिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। ये पूरा जो है लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब उसी से CIS से निकले हुए हैं, मतलब रशिया से निकली हुई कंट्रियां हैं, जो रशियन USSR का पार्ट हुआ करती थी। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, नॉट रशिया से निकली हुई कंट्रियां, बट USSR का पार्ट हुआ करती थी। तो ऐसे में रशियन यूक्रेन जो वॉर है उसने इन कंट्रीज को थोड़ा भयभीत भी कर दिया है। तो ये अपनी डिपेंडेंस जो है वो चाइना से हटाना, नंबर 1, कि वो चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं रखना चाहती। चाइना को वो ऑल्टरनेटिव रशिया नहीं बनना देना चाहती है, क्योंकि चाइना भी उसी तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी रखता है दूसरे देशों के प्रति जो रशिया लगता है। तीसरा, दे वांट कि जो इंडियन मार्केट है उनका उनको एक्सेस मिले। आपको पता है कि एक समय जो विश्व में मोबाइल की कंपनी राज करती थी वो नोकिया होती थी, और वो इधी, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो स्वीडन की कंपनी थी या नॉर्वे की, अब ऐसे किसी की कंपनी थी। एरिक्सन है, सोनी के साथ उनका जो आया था। एरिक्सन बहुत बड़ी कंपनी है आज की डेट में भी। ग्रामीण जो फोन आते हैं वो भी मेरे ख्याल से उधर ही कहीं किया है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिएगा आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है इंडिया को देंगे। अच्छा, इंडिया का क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है वो है क्लीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है। UNFCCC के अंदर में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर में जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको कर्ब करने के लिए आप गैसेज को जो बेचने और खरीदने के अलावा कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDC कहते हैं वो, उसके थ्रू। सो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके या ग्रीन एनर्जी को कंज्यूम कर सके, और लेस एमिशन उनका हो उन गैसेस का जो GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस कही जाती है।
इन सब टेक्नोलॉजी में इनका महारत है, जो ये नॉर्डिक कंट्रियां हैं। सो इंडिया को इनसे ये एक्सपेक्टेशन है। तो नॉर्डिक समिट का जो मैं समअप करूं अगर, तो 3 आउटकम आते हैं। नंबर 1, आर्कटिक को उसका आप गवर्नेंस के पार्ट में इंडिया एक एक्टिव पार्ट चाहता है कि आर्कटिक का जो सर्कल है, जो एरिया है, उसमें इंडियन प्रेजेंस हो और अच्छी खासी प्रेजेंस हो। दूसरा, जो क्लीन मैकेनिज्म है, क्लीन डेवलप एनर्जी का मैकेनिज्म या जो साइंस है इन देशों के पास, वो भारत में आए एक रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। और ये कंट्रियां चाहती हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो, इनका चाइना पे डिपेंडेंस कम हो, लॉजिस्टिक या सप्लाई एंड चेन में जो चाइना की इनकी डिपेंडेंस हो गई है वो भी कम किया जाए। इसलिए ये इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स बोथ ऑल द कंट्रीज टेकन टुगेदर। अभी 5 कंट्रियों के साथ मिलकर भारत का $19 बिलियन का ट्रेड होता है और एक्सपेक्टेड है कि इसको बढ़ा करके $50 बिलियन तक ले जाया जाए। ये इसका एक पर्पस है कि इसको इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे ये समिट ला देता है। जी बिल्कुल ऐसा है, और यकीनन ये इकोनॉमी के लिए, और वैसे तो बाकी कंट्रीज की भी, लेकिन भारत की इकोनॉमी के लिए भी इस तरह के जो समिट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यही रीज़न है रोहित जी के, आपको लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी लेकर चल रहे हैं हर जगह जाके, जो इनके जो 5 कंट्रीज के विजिट्स हैं, उसमें से इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और ऐसे ही समिट्स वगैरह सामने आ रहे हैं? देखिए, 5 कंट्रीज के साथ साथ इंडिया, एक हमने ग्लोबल साउथ का समिट तो रखा ही हुआ है। ग्लोबल साउथ से हम बातचीत कर रहे हैं। अब अगर नॉर्थ से भी बातचीत हो रही है तो पूरी वर्ल्ड से हमारी बातचीत चल रही है। इसमें नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं, इसमें साउथ के कंट्रीज भी हैं। नॉर्डिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया का एक परमानेंट बेस है, 2 बेसिस है इनफैक्ट एंटार्क्टिका में। एक जो रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री, वो हम लोगों ने बनाया। वहां पे नॉर्डिक कंट्रीज उसमें इंटरेस्टेड, और नॉर्डिक कंट्रीज चाहते हैं कि हम वहां पे रिसर्च करें, कैसे आइस मेल्ट हो रही है, इम्पैक्ट क्या है, और बहुत सारी चीजों का, और वहां पे रिसर्च की बातचीत चल रही है। तो नॉर्डिक कंट्रीज ये चाहते हैं कि वहां पे चले जाए। नॉर्डिक कंट्रीज में कल परसों जब स्वीडन में थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने बोला वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कि हम चंद्रयान प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं स्पेस प्रोजेक्ट में, हम बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो स्पेस में, एंटार्क्टिका में, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब में अगर नॉर्थ कंट्रीज का इंटरेस्ट है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इंटरेस्ट है, तो हम उनके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। बट मेन चीज फिर वहीं आती है कि एनर्जी सप्लाईज कैसे होंगी। अगर नॉर्डिक कंट्रीज से आपकी सप्लाईज अच्छी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज में आपकी दोस्ती अच्छी है, और आपका रशिया से तेल आ रहा है, तो नॉर्डिक कंट्रीज उनको पास करने देंगे। आगे आने वाले टाइम में हम तेल की क्राइसिस देख रहे हैं। आज दूसरी बार तेल की कीमतें बढ़ी है इंडिया में, 50-60 पैसे, 80 पैसे ऐसे बढ़ी है, लेकिन बढ़ी तो हैं, और बढ़ना अपने आप में एक बड़ी चीज है। आगे आने वाले टाइम में ऑयल क्राइसिस की ओर, व्हीट क्राइसिस की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी चाह रहे वाले, पहले सुना तो ये है कि अभी 6-7 रुपए तक बढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, लेकिन 6-7 रुपए मैंने सुना है कि भारत में बढ़ेंगे। बढ़ 7 रुपए क्या 10 रुपए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिया 1000 करोड़ रुपया पर डे उस तेल की कीमतों पे डाल, वो टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं वो वहां जा रहे हैं। तो उसको सबके सब चाहते हैं कि वो न्यूट्रलाइज, नो डाउट, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसी को चाहते हैं। लेकिन अब रशियन ऑयल जो कि साइबेरियन एरिया में निकलता है, वहां से वो व्लादिवोस्टोक जाए, और व्लादिवोस्टोक से वो इंडिया आए वाया चाइना के पड़ोस से होते हुए। उससे बेहतर ये है कि वो सेंट पीटर्सबर्ग एरिया के आसपास से निकले, सेंट पीटर्सबर्ग से ना निकले तो रशिया के उस एरिया से निकले जो कि नॉर्डिक सी के आसपास पड़ता है, वहां से निकले और निकल के स्वेज कैनाल के थ्रू आ जाए, वो ज्यादा अच्छा है। तो नॉर्डिक कंट्रीज से हमारी बातचीत बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें एक तरफ,
मैं फिर से बोलूंगा, बाकी सारी चीजें एक तरफ, चंद्रयान से या स्पेस एक्सप्लोरेशन या एंटार्क्टिका से उतना फायदा नहीं होना जितना हमारा तेल से फायदा। इसमें हमारे तेल का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और हम वहां पे बात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई और कंट्री जो हमारा एडवर्सरी हो जाकर के इनसे बात करे और ये बोले कि जैसे स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज ब्लॉक हुआ वैसे आप इसको ब्लॉक करिए और यहाँ से इंडियन या दूसरे का भी तेल है, इंडियन तेल उसमें शामिल हो, ये तेल ना निकल पाए। एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बात जरूर हुई है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं जाते हैं ना, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और पीएमओ दोनों की रजामंदी होती है और वहां जाके बातचीत भी यही हुई होगी कि हमारा तेल यहां से निकलता रहेगा। बाकी चीजें हैं, हम आपको एंटार्क्टिका का एक्सेस देंगे, हम आपको अपने सैटेलाइट का एक्सेस देंगे, आपको चंद्रयान जाएंगे, आपका भी एक कैमरा लग जाएगा उस चंद्रयान में, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमारा तेल निकलता रहे, क्योंकि तेल तो हमें डेली चाहिए ना। चंद्रयान तो 5 साल में एक बार, 3 साल में एक बार जा रहा है, चंद्रयान की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तेल का एक्सेस चाहिए और ऑयल चाहिए और गैस भी चाहिए, उन्हीं नॉर्डिक कंट्री से हमें मिलेगा। इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट का नाम ब्रेंट इसीलिए क्योंकि ब्रेंट एक चिड़िया है, वो उड़ने वाली चिड़िया। तो जहां से जो तेल निकलता है वहां के आसपास की वाइल्ड लाइफ के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। तो ब्रेंट इसीलिए रखा गया उसका क्योंकि वो उस एरिया से निकलता है। नॉर्वे के पास भी तेल, हम नॉर्वे से तेल और गैस खरीद सकते हैं। ये हम लोगों ने एक पत्ता फेंका है कि आगे हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। Who knows कि कल हम क्या करेंगे, कहां से तेल आएगा। हमारे स्पेस मिशन, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वीनस मिशन हो, चाहे कुछ और, लेकिन हम उसमें इनको एक्सेस दे देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम इनको पैसा देंगे कि ये हमें एक्सेस दें तेल की, हम लेंगे। ऑयल, आज की डेट में ऑयल मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट, साथ में वर्ल्ड जो है एक फूड क्राइसिस की ओर जा रही है। हम फूड क्राइसिस पे भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जल्दी ही हम सबसे पहला एक काम ये करेंगे कि हमें कहीं से भी तेल मिले, हम उस तेल को लेंगे, क्योंकि तेल के बिना हमारी इकोनॉमी चलना मुश्किल है और वर्ल्ड इकोनॉमी चलना मुश्किल है तेल की। तो यहाँ तो आपकी बात से तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है डॉक्टर साहब, रोहित जी की बात से, तो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बहुत जल्दी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो इश्यूज बने थे उसको क्लोज कर देने से या उसे ब्लॉक कर देने से, तो वो अभी अनब्लॉक नहीं अमेरिका करवा पाएगा, जिसकी वजह से तमाम ही कंट्रीज सफर करेंगी। नहीं, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो मतलब ये नॉर्डिक वाले से कोई लेना नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है वो चलेगा। उसका रीजन ये है कि दोनों देशों के बीच में, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई पीस वाली बात दिखती नहीं, होती नहीं दिख रही है। दोनों देश अपनी अपनी जिद को लेकर के अड़े हैं। अमेरिका के लिए पीछे जाना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका, बाकी तो कोई उनका पॉलिसी सच समझ नहीं आ रही है जो उन्होंने डिक्लेयर की हो, लेकिन ये है कि एक पॉलिसी जो समझ में आ रही है, जो वो कंसिस्टेंट रहे हैं जिसको लेकर के, उस पॉलिसी का नाम है कि भाई ईरान के पास गलती से भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। तो जब तक ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन को नहीं गिव अप कर देता है, तब तक ये आपको ऐसे ही सिचुएशन दिखती रहेगी। इसमें किसी भी तरीके की कोई बेहतरी हमको तो होती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए ये जान लीजिए कि हॉर्मुज जो है वो विश्व के लिए एक नासूर बन चुका है। जैसा अभी आपने रोहित दादा से सुना कि एक नॉमिनली सही पर बढ़ाए गए हैं जो वो हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑयल के प्राइस, जी, तेल की कीमत। तो इन सब को देखते हुए ये बात याद रखिए कि कमिंग डेज आर नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड। इकोनॉमिक डिप्रेशन और स्लम्प बिल्कुल आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये फ्यूल महंगे होंगे वैसे वैसे जो है वो खासकर कम्यूटेशन महंगी हो जाएगी। बड़े जो शहर हैं उसमें लोगों के उसमें डेंट लगेंगे। अब उसका क्या कम्यूटेशन का मतलब देखिए, ये जितने ट्रक चलते हैं या और चीज़ें चलती हैं जो किस तरीके का फ्यूल यूज़ करते हैं, उनके महंगे होने का मतलब है हमारे आपके घरों में आने वाली चीज़ें भी महंगी हो जाएगी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, और हम कल फिर इसी टाइम पर आएंगे। और अभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ रोहित जी आपको भी और डॉक्टर साहब आपको भी कि प्लीज़ कल आप लोग अवेलेबल रहिएगा, और कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तमाम लोगों का शुक्रिया जो आज आए, देखा, सुना और कमेंट किया। थैंक यू सो मच।